मुरली का रसिया। वो एक छोटा सा क्वार्टर था। मुख्तसर से सहन में एक छोटा सा बावर्ची खाना और गुसल खाना बना हुआ था। दूसरी तरफ एक कमरा था। कमरे में एक तरफ चारपाई पर अर्जुमन लेटा हुआ था। चारपाई के करीब उसकी माँ फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ अर्जुमन की हमशीरा चुपचाप बैठी रो रही थी। चारपाई पर अर्जुमन का ढांचा पड़ा हुआ था। चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। एली ने घबरा कर चारों तरफ देखा। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। उसके करीब रज़ा लाठी ज़मीन से टेक के चुपचाप खड़ा था। दफतन अर्जुमन की माँ ने मुड़कर इन दोनों की तरफ देखा। एक साथ के लिए उन्हें फटी फटी निगाहों से देखती रही, फिर चौंकी। उसने मुस्कुराने की शदीद कोशिश की, लेकिन इसकी हिचकी निकल गई और फिर टप टप आंसू गिरने लगे। देख तो बेटा, वो भराई हुई आवाज़ में बोली, तेरे दोस्त तुझसे मिलने आए हैं। देख तो, इधर आंखें खोलते सही। लेकिन अर्जुमन इसी तरह आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो एली और रज़ा से मुखातिब होकर बोली, इसे तो अपनी सुध भी नहीं रही। बस यूं ही आंखें बंद किए पड़ा रहता है, ना खुद बात करता है, ना किसी की बात सुनता है। आओ बैठ जाओ, देख लो अपने दोस्त का हाल। वो दोनों चुपचाप चौकियों पर बैठ गए। माँ फिर से अपने बेटे की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने में खो गई और क्वार्टर पर एक खौफनाक खामोशी मुसल्लत हो गई। न जाने कब तक वो यूं ही चुपचाप बैठे रहे। रज़ा ने अपना सर घुटनों में दे रखा था। एली गौर से अर्जुमन की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। फिर उसकी निगाह उस मेज़ पर पड़ी जो अर्जुमन के सरहाने पड़ी थी। मेज़ पर एक मोटी सी मुजिल्द कापी थी, जिसके सरवर्क पर खुश खत हरूफ में एंकर अंडी माँ बाऊ लिखा हुआ था। एक तरफ बांसुरी दीवार से लगी खड़ी थी और इसके करीब ही सस्ती खुशबू की चंद खाली शीशियाँ थीं और अशार की कई एक छोटी छोटी किताबें बनी थीं। अपनी एंकर अंडी, प्रेम संदेश, प्रेम पुत्र और पूनम टोना से बेनियाज, गोकल के बिन का वो कुन्हिया आंखें बंद किए यूं बेहिस लेटा हुआ था, जैसे उसमें हरकत की सकत न रही हो। इस मंजर को देखकर एली का जी चाहता था कि चीखें मार मार कर रो दे। दफतन अर्जुमन को खांसी का दौरा शुरू हो गया और उसका सारा जिस्म खांसी की शिद्दत से लर्जने लगा। सीने में धनकी सी चल रही थी, हड्डियां चीखती हुई मालूम होती थीं। माँ ने बढ़कर इसे थाम लिया। बहन चूने भरा प्याला उठाकर पास आ खड़ी हुई ताकि इसे थूकने में दिक्कत न हो। देर तक हड्डियों का ढांचा यूं हिलता रहा जैसे रुई से बना हुआ हो। फिर इसने मुंह खोल दिया और बिस्तर पर खून की पिचकारी सी चल गई। माँ ने इसे लटा दिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें देखने की सकत न थी। माँ चिल्लाने लगी, बेटा देख तो, तेरे दोस्त आए हैं। मगर वो जूं का तूं पड़ा रहा। फिर एली उठकर उसके सामने चारपाई पर जा बैठा। अर्जुमन, उसने उसे आवाज़ दी, अर्जुमन, अर्जुमन। अर्जुमन की निगाह में एक चमक सी लहर आई। मैं हूँ अर्जुमन, मैं, और रज़ा भी आया है। एली ने रज़ा की तरफ इशारा किया। अर्जुमन ने गर्दन मोड़ने की कोशिश की। अपनी बेबसी महसूस करके उसकी आंखें पुरनम सी हो गईं। कोई बात कर उनसे बेटा, उसकी माँ आंसू पूंछते हुए बोली। क्या हाल है तेरा? एली ने चिल्ला कर कहा। अर्जुमन ने बाद मुश्किल अपना हाथ उठाया और यूं इशारा किया जैसे कह रहा हो, ठीक हूँ मैं, जल्द सेहतयाब हो ना, वो बोला। अर्जुमन मुस्कुरा दिया। 2 रोज़ उन्होंने वहाँ क़याम किया। पहले दिन तो अर्जुमन उनसे कोई बात ना कर सका, मगर अगले रोज़ उसकी तबीयत बेहतर मालूम होती थी। तुम अच्छे हो ना? अर्जुमन ने इशारों की मदद से एली से पूछा। तुम अपनी बात करो, एली ने जवाब दिया। मज़े में हूँ, वो बोला। लेकिन तुम देर से आए हो, बहुत देर से, अर्जुमन ने रुक रुक कर कहा। क्यों, अब क्या है? रज़ा ने पूछा। अब वो सोच में पड़ गया। अब भी ठीक है, लेकिन वो तुम्हें बंदरा बिन कौन दिखाएगा? और वो रुक गया। अबे मस्खरे, ये क्या ढोंग रचाया है तूने? रज़ा ने शरारत से कहा। ढोंग रचाए बना रहे हैं कभी, वो बोला। अम्मा, ढोंग भी ना हो तो हो क्या? अब जल्द ठीक हो जाना और अलीपुर आओ, ब्याह हो रहे वहाँ। कब कैब की सुनाओ।
ارجمن نے مسکراتے ہوئے کہا، مری تو نہیں جا رہی اپنے فراق میں؟ تو شرارت سے کب باز آئے گا؟ رضا چلایا۔ ارجمن بولا، باز آنا اپن کا کام نہیں، وہاں جا کر بھی یہی کام کروں گا۔ ارجمن نے کہا، کہاں جا کر؟ ایلی نے پوچھا۔ وہیں، وہ بولا، بڑا مزہ رہے گا وہاں۔ بکواس نہ کر، رضا چلایا۔ وہ ہنسا، یہ بند نہ ہوگی۔ دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر ایلی اور رضا اٹھ بیٹھے۔ اچھا اب ہم جاتے ہیں۔ ارجمن نے سر ہلایا۔ پیچھے دکان اکیلی ہے، رضا بولا۔ ہمیں اب اجازت ہی دو، ایلی نے کہا۔ ارجمن نے غور سے ان کی طرف دیکھا، اور جب ایلی رضا مصافحہ کرنے لگے، ارجمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو ڈھلک کر رخسار پر بہہ گیا۔ دل برا نہ کر وار جی، ایلی نے کہا، پھر ملیں گے۔ ارجمن کی آنکھ میں عجیب سی مایوسی تھی، بے بسی بھری مایوسی۔ اچھا، خدا حافظ، رضا نے کہا، اور وہ دونوں چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اسٹیشن تک وہ دونوں چپ چاپ چلتے رہے، پھر ان کے دلوں پر بوجھ پڑا ہوا تھا۔ چاروں طرف اداسی چھائی ہوئی تھی، فضا بوجھل محسوس ہو رہی تھی، اور وہ رینگتا ہوا ویرانہ پھیل کر کیا لامتناہی ہوا جا رہا تھا۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ کنویں سے پانی نہ پی لوں تھوڑا سا؟ رضا نے کہا۔ پی لو، اور وہ دونوں کنویں کی طرف چل پڑے۔ کنویں پر عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ بہن پانی پلانا ذرا، رضا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ پانی پی کر وہ دونوں چل پڑے۔ کنویں پر عورتیں ان کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ کون تھے یہ؟ کوئی پوچھ رہی تھی۔ ایک مرد کہہ رہا تھا، کارخانے میں کسی کے مہمان آئے تھے، وہ پتلا دبلا چھوکرا سٹور والا۔ اچھا وہ سودائی سا؟ ایک ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں وہی، سنا ہے آج کل بیمار پڑا ہے، بڑا روگ کہتے ہیں۔ بیچارہ۔ ایلی کے روبرو ارجمن کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سمجھو ہو، اس کو کہتے ہیں لاج گوکل کی دیویاں لاج پال ہیں، جان جائے پر آن نہ جائے، اندر ہی اندر محبت کی آگ سے پھلک مریں گی، لیکن مکھ تک بات آ جائے۔ دھنیا ہے گوپیوں نے آج کرشن کنہیا کی بھی لاج رکھ لی، کیا سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ مرلی کا رسیہ بانسری بجانے لگا۔ کنویں پر کھڑی وہ مٹیار ہنس رہی تھی، تیری طرف ہی دیکھ دیکھ کر آنکھیں مٹکایا کرتا تھا، اور پھر یوں مرلی بجانے لگتا تھا جیسے بڑا بینکار ہو، پر خاک بھی نہ بچتی تھی اس سے۔ کائیں درخت پر بیٹھا ہوا کوا یوں بولنے لگا جیسے کسی مرلی کے رسیا کی نقل اتار رہا ہو۔ دور گاؤں کی چکی ہونک رہی تھی، اور کھیتوں میں کوئی ماہیا گا رہا تھا۔ اساں کل تر جنا تساں راہ پے تکنی نے۔